नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आज हम लेकर के आए हैं साइंस के 30 ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आपको पॉलिटेक्निक की तैयारी करना है तो भाई सबसे पहले ये याद कर लो, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। और ये आपको पता कब चलेगा, जब आ जाएगा आपका रिजल्ट, तब आपको पता लगेगा कि नहीं हमें ये क्वेश्चन क्लियर कर लेना चाहिए। बात मानो और आज का ये क्वेश्चन पूरा क्लियर कर लो, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको हर समय और हर वक्त याद होना चाहिए, क्योंकि बार बार पॉलिटेक्निक में जो होता है ना क्वेश्चन रिपीट होता है। और सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं पॉलिटेक्निक के, वहां पे जो होता है ना क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का होता है उसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इस हिसाब से अंदाजा लग जाता है कि पॉलिटेक्निक की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, ताकि हमको जो है ना सरकारी कॉलेज मिल सके, तब पॉलिटेक्निक करने में मजा आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, आज मैं आपको 4 नंबर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, 4 से स्टार्ट करूंगा और 30 तक जाऊंगा। टोटल 26 क्वेश्चन बताऊंगा, और 26 क्वेश्चन आपने अच्छी तरीका से क्लियर कर लिया तो इसमें से आपका 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आप कहिएगा कि सर यहाँ आप 30 बताइएगा लेकिन 5 से 7 ही क्यों आएगा? तो एक चीज आप सोच लीजिए कि अगर आप 100 क्वेश्चन पढ़ते हो, वो भी उसमें फिक्स नहीं रहता है कि आपका कितना आएगा, लेकिन आपको ये 30 क्वेश्चन क्लियर कर देंगे ना आप अगर, तो आपका 5 से 7 नंबर क्लियर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपसे अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात द्रव्यमान के अनुसार क्या चीज होता है? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक क्या है जी, हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन यानी कि H2, और एक क्या है, ऑक्सीजन है, और दोनों का यहाँ पे अनुपात बताना है। तो क्या हो जाएगा अनुपात, आप बता सकते हो? तो आप पहले याद कर लीजिए 4 का, ठीक है, आप पहले 4 का याद कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन से 1:8। 1:8 क्यों होगा? 1:8 क्यों होगा, सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने अणु है जी? हाइड्रोजन के 2 अणु है, यानी कि ये आपस में गुना हो जाएगा 2। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आप ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बताइए, तो आप क्या कहिएगा कि सर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो होता है 16 होता है। 16 होता है ना? आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो ये 2 हो जाएगा, अनुपात 16 हो जाएगा, ये कटेगा तो 1:8 हो जाएगा, यानी आपको ऑप्शन सी ही करेक्ट याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 5 नंबर। आपको जवाब क्या देना है? कहा जा रहा है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4, NH3, NH2H2 या फिर NHO? 5 का क्या करेक्ट आंसर बताइएगा आप लोग? तो सबसे पहले समझ लीजिए, अगर आपको अमोनिया कहेगा ना तो NH3 बोलिएगा, ठीक है, NH3 बोलिएगा। अमोनिया कहेगा और वही अमोनियम कहेगा, म लगा रहेगा ना, अमोनियम कह देगा तो NH4 बोलिएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अमोनिया रहेगा तो NH3 बोलना है, और अमोनियम रहेगा तो आपको NH4 ही बोलना है। याद रहेगा? जी सर याद रहेगा, क्योंकि आपने जो बताया और मुझे नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। निम्न में से कौन सा एक अधातु है? मैग्नीशियम, तांबा, सल्फर या फिर जिंक? इसमें ये बताना है कौन अधातु है। अधातु मतलब जानते हो जी क्या होता है? नहीं जानते हो तो समझ लीजिए। अधातु का अगर हमको चेक करना हो के, तो अधातु विद्युत के जो होते हैं ना कुचालक होते हैं, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ करके। उसके बाद अगर हम बात करें तो अधातु क्या होता है? जिसको पीटने पर टन की आवाज नहीं आता है, जिसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। बहुत सारे चीज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें कौन है जो अधातु है? तो 6 का आप क्या याद कीजिएगा? 6 का क्या याद कीजिएगा? आप कहिएगा सर सल्फर हो जाएगा। सल्फर हो जाएगा, क्योंकि सल्फर जो है एक अधातु है, और इसे पीटेंगे तो ना तो ये टन बजेगा, और ना ही इसमें तन्यता होगा, ना ही इसमें क्या आपका अघतवर्धनीय होगा, और ये जो चीज होगा ना अधातु हो जाएगा, इसमें ना तो करंट पास होगा। अगला क्वेश्चन भाई आ गया, ध्यान दीजिएगा कि द्रव्य का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? द्रव्य का मतलब समझो, यहाँ पे द्रव्य का मतलब होता है पानी। पानी जानते हो ना, वो एक द्रव है, ठीक है। द्रव मतलब समझ लीजिए पानी के जैसा जो हो जाए ना, पानी हो जाए, मिट्टी तेल हो जाए, ठीक है, तेल हो जाए, ये सब चीज मतलब जो पानी के जैसा लिक्विड फॉर्म मतलब होता है द्रव, ठीक है, द्रव। अब द्रव को हम क्या करेंगे जी? गैस में कन्वर्ट करेंगे। और गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? चाहे वाष्प में, ठीक है, गैस कहो चाहे वाष्प कहो, इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम उसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे वाष्पीकरण। क्या बोलेंगे जी? वाष्पीकरण बोलेंगे। यानी किसी भी द्रव को अगर गैस में कन्वर्ट करना है या फिर वाष्प में कन्वर्ट करना है तो उसे हम बोलेंगे वाष्पीकरण। याद रहेगा? जी सर याद रहेगा। आप बताएंगे हमें याद नहीं रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई जी, पीएच मान 7 किसका संकेत है? अम्लीयता का, क्षारीयता का, उदासीन का या फिर अत्यधिक क्षारीयता का? तो आप क्या जवाब दीजिएगा?
तो भाई सबसे पहले सुनो, एक पीएच स्केल होता है ना, जो क्लास 10th में तुम सब पढ़ा होगा, एक पीएच स्केल जो यहाँ से इस टाइप का रहता है, यहाँ पर रहता है 0, यहाँ पर 7 और यहाँ पर रहता है 14। अब हम पढ़ते हैं कि 7 से जिसका पीएच मान कम है उसे हम बोलते हैं क्या जी, अम्ल बोलते हैं, और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा 14 तक होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्षार। ये तो पता होगा। और क्षार जो जल में घुल जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, भस्म कहते हैं। ये सारी चीज आपको पता होगा। बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 7 क्या संकेत करता है, तो 7 ये संकेत करता है ना तो ये उदासीन है, मतलब ना तो ये अम्लीय है और ना ये क्षारीय है, मतलब ये एक उदासीन है। उदासीन मतलब बुझते हो, इसका कोई नहीं तो स्वाद होगा, तो हम समझ रहे हो ना। और नहीं अगर हम बात करें तो ये ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारीय होगा। बात समझ में आ रही है तो आप ये जी सर आ रही है, क्योंकि आप जो बता रहे हो ना। और अच्छा आगे देखिए अगला भाई जी, कैल्शियम कार्बोनेट का एक उदाहरण बताइए। संगमरमर, टैबलेट, टेबल सॉल्ट, चीनी या फिर कांच। कैल्शियम कार्बोनेट का पहले मैं सूत्र लिखूंगा, तब आपको बताऊंगा वो क्या होता है। जैसे कि ये CaCO3, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्लास 10th में आप पढ़े थे, याद है आपको? नहीं याद है कोई भाई बात नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा जी, CaCO3, यानी कि संगमरमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, संगमरमर हो जाएगा। संगमरमर को बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। याद रहेगा? आप कहिएगा जी सर बिल्कुल याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मीथेन का सही सूत्र है, CH4, C2H2, CH2H4 या फिर CH3OH। ये क्वेश्चन तो हम आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे। मेथेन, प्रोप, बट, पेन, सेक्टेप याद कर लो, आपको मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब निकालने आ जाएगा। तो मेथ जो होता है ना, मेथेन में पहले आता है मेथ, मेथ आता है 1 नंबर पे, ठीक है। मेथ में कार्बन परमाणु हो जाएगा जी, तो मेथ में कार्बन परमाणु आ जाएगा हमारा 1, और इसका सूत्र होता है मेथेन का, एल्केन का, CnH2n+2। नहीं याद है तो जाके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। CN की जगह 1 और H 2 गुना का 1 और प्लस में 2 रखेंगे, और C 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 4, CH4। यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। 10 का क्या याद कीजिएगा जी, आप कहिएगा जी सर हम 10 का ए याद करेंगे, क्योंकि मीथेन का जो सूत्र होता है ना, CH4 होता है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ गया 11 नंबर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है धनात्मक, ऋणात्मक, तटस्थ या फिर प्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती का मतलब होता है बदलते रहना, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती मतलब बदलते रहना। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या चीज होता है भाई, आप याद किए होंगे, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, और माइनस को बोला जाता है ऋणात्मक, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको 11 का क्या याद करना है, ऑप्शन बी याद कर लेना है। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिखेगा। अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो भाई बता देना, ठीक है, बता देना। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है, प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन खोल। तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है, तो भाई सबसे पहली चीज यहाँ पे देख लीजिएगा, किसी भी तत्व के परमाणु जो संख्या होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है, और इलेक्ट्रॉन का जितना संख्या होता है, समझिए जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो अगर 12 का करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें, 12 का करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो क्या हो जाता जी, इलेक्ट्रॉन हो जाता। बट इस ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन आपको नहीं देखने को मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खोल कहा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन खोल नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है परमाणु में एक ही होता है, और परमाणु क्रमांक क्या बताता है, प्रोटॉन की संख्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, सब कुछ एक ही सेम टू सेम है। बट आपको जो है ना थोड़ा सा बेसिक जानकारी जानने की जरूरत है। अगर आप किसी भी परमाणु को उठा करके देखिएगा तो उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा ना उतना ही प्रोटॉन होगा, समझ रहे हो। और अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है जी, एथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन है, मीथेन है या फिर ऑक्टेन है। एलपीजी जानते हो, हम लोग बताइए तो किस किस गैस का उपयोग करते हैं, तो आप कहिएगा सर एलपीजी खाना बनाने में किया जाता है। तो उसका मुख्य घटक क्या है, उसमें क्या चीज रहता है, सबसे मुख्य घटक, तो आप कहिएगा क्या कि सर जी उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है, प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है। और प्रोपेन का सूत्र क्या होता है जी, तो C3 होता है, और H, और यहाँ पे 2n देखिएगा, 2n+2 यानी कि 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, और C4, ठीक है, C4 ब्यूटेन का लिख रहे हैं, ये आपका हो गया प्रोपेन का सूत्र, और ये आपका हो जाएगा ब्यूटेन का, क्या हो जाएगा C4 और H10 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना जी, नहीं आ रहा है तो आपको ये याद कर लेना होगा। क्या याद करना होगा,
तो इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं। बार बार मैं नहीं बोलूंगा, आपको एक चीज समझ आने के लिए बार बार नहीं बोलूंगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है जी? खट्टा होता है, याद कर लीजिएगा। क्या होता है जी? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा, और क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। उदासीन का स्वाद कैसा होता है? ये तो हमको पता नहीं है, क्योंकि उदासीन जो होता है ना, उसका कोई स्वाद ही नहीं होता है, वो होता है न्यूट्रल। उदासीन रहता है भाई, उसका कोई स्वाद नहीं होता है, स्वादहीन उसे बोलेंगे। चलिए, Fe2O3 किस प्रकार का यौगिक है? अम्लीय है, क्षारीय है, ऑक्साइड है, या फिर लवण है? ये आपको 100% आना चाहिए। और एग्जाम का जो पेपर आप लोग प्रीवियस ईयर का पलटिएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। विश्वास नहीं होगा तो भाई पलट के देखो। तुम अगर तैयारी कर रहे हो ना पॉलिटेक्निक का, तो पहले सोचो कि पॉलिटेक्निक की तैयारी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तब जा करके तैयारी करना। ऐसा ही मत चल जाना, न तो दौड़े दौड़े जाओगे और दौड़े दौड़े आ जाओगे। ठीक है, तो एक चीज कंफर्म टू कंफर्म होना चाहिए। तो आप सभी को बता देता है ना, Fe2O3 जो है ना, एक ऑक्साइड है। ठीक है, ऑक्साइड मतलब जानते हो ना, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, याद रखो। इसमें ऑक्सीजन है, ये ऑक्साइड है। समझ रहे हो ना, फेरिक ऑक्साइड जिसे बोला जाता है ना जी, फेरिक ऑक्साइड। अगला यहाँ पे जी क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बेकिंग सोडा, खाने का नमक, चूना, या फिर पोटास। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है जी? सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है जी, NaCl। अब क्या चीज से जाना जाता है? बेकिंग सोडा नहीं, तो यहाँ पे खाने का नमक। जी सर, खाने का नमक हो जाएगा, सॉरी यार, खाने का नमक हो जाएगा ना NaCl। खाने का नमक को NaCl बोला जाता है। ठीक है, NaCl बोला जाता है खाने के नमक को। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, CH4N2, या फिर O2। 17 का क्या जवाब दीजिएगा जी? 17 का क्या जवाब दीजिएगा? तो आप ये सर ग्रीन हाउस प्रभाव अगर इसमें पूछा जाए कि ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है, तो हम बताएंगे N2, यानी नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है ना, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और एक चीज आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नाइट्रोजन जो है ना, 78% है ना, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। और ये भी एग्जाम में पूछेगा कि सबसे ज्यादा कौन है, तो आप याद रखिएगा नाइट्रोजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला आपसे एग्जाम में पूछेगा, पानी का क्वथनांक सामान्यतः दाब पर है 50 डिग्री, 100 डिग्री, या 75 डिग्री, 100 डिग्री, या फिर 150 डिग्री। चलिए 18 का क्या जवाब दीजिएगा? मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि पानी को हम कितना गर्म करेंगे, कितना डिग्री पर गर्म करेंगे, तो वो अपन अंतिम सांस छोड़ देगा, मतलब खौलने लगेगा। तो आप कहिएगा सर 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का जो क्वथनांक का जो सामान्य दाब होता है ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम किसी भी पानी को चाहे जैसा हो 101% डिग्री सेल्सियस करेंगे, ये खोलने लगेगा। खोलने का मतलब बुझते हो, खोलने लगेगा और वाष्प के रूप में कन्वर्ट होता चला जाएगा। याद रखिएगा जी, याद बिल्कुल रहेगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था जी? डाल्टन, लेवाइजियर, पास्चर, या फिर न्यूटन। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट करेंगे और ना ही द्रव्यमान को क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जा सकता है। वो होता है ना, अचर होता है, वही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। और याद कर लीजिए, ये जो बोले थे लेवाइजियर साहब बोले थे, लेवाइजियर साहब। और लेवाइजियर साहब के बारे में आप लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा, बहुत महान साइंटिस्ट है, इनके बारे में तो भाई जरूर जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कि HCl किस प्रकार का अम्ल होता है? कार्बनिक, खनिज, या फिर कमजोर, या फिर क्षारीय। तो ध्यान दीजिएगा, जो HCl होता है ना, उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। और आपको 20 का क्या याद करना है जी? 20 का क्या याद करना है? तो आप कहिएगा कि जो HCl होता है ना, इसमें तो कार्बनिक होगा नहीं, कमजोर होगा नहीं, क्षारीय होगा नहीं, तो ये बचा खनिज, तो खनिज पर टिक कर दीजिएगा। HCl अम्ल क्या है? एक खनिज है। ठीक है, खनिज है, याद रखिएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखिएगा तो पछताइएगा। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जी, ठीक है ना, अगला यहाँ पर 3 नंबर आ गया जी। चलिए 3 नंबर क्लियर करते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल मजबूत अम्ल है? बताओ इसमें कौन मजबूत अम्ल है? 3 नंबर क्वेश्चन तो आ गया। जवाब है तो आप क्या बोलिएगा सर? 3 का जो हो जाएगा ना, 3 का अगर करेक्ट आंसर आप कहिएगा तो हम बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। यानी HCl जो होता है ना, HCl जो होता है ना, सबसे मजबूत होता है HCl। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये में सबसे ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक है और ये हमारे शरीर के अंदर आमाशय में भी पाया जाता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। यहाँ पे 21 नंबर, 20 के बाद 21 आएगा। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ जानते हो, जिसमें कुछ भी ना फेटल रहे। अब समुद्री पानी में कुछ नहीं फेटल रहता है जी सर, फेटल रहता है। दूध में पानी फेटल रहता है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शुद्ध पदार्थ दूधों में फेटाएगा, हवा में फेटाएगा, लेकिन सोना में बताओ तो, सोना में बताओ तो,
बताओ सोना में फिटाएगा? तो आप कहिएगा सर फिटा तो सकता है, बट एक चीज, सोना का मतलब एकदम शुद्ध सोना, और दूध का मतलब दूध यहाँ पे तो है, बट यहाँ पे शुद्ध पदार्थ कहा जा रहा है, तो दूध होगा कब? तो जब दूध में पानी नहीं रहेगा तो। लेकिन सोना में जब दूसरा चीज दिखिएगा ना, तो वो चेक करके बता देता है कि इसमें इतना कैरेट सोना है और इतना कैरेट ये चीज है, बट दूध में तो भाई किसे पता चलेगा? ये सब चीज जान रहे हो ना, तो याद रखिएगा सोना। अब बरजोरी आप कहिएगा कि नहीं सर दोनों हो जाएगा, तो आप मान लीजिए, लेकिन याद करने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए याद कर लीजिए, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सोना, याद होना चाहिए। और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ये तो तुमको पता होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, रासायनिक समीकरण में तीर क्या दर्शाता है? प्रतिक्रियाशीलता, या फिर उत्पाद, या फिर द्रव्यमान, या फिर अवस्था। तो रासायनिक समीकरण में जो तीर होता है ना, जैसे H2 हो गया और प्लस में O हो गया, H2O, ये क्या चीज दर्शाता है जी? H2O, ये क्या दर्शाता है? तो 23 का क्या जवाब दीजिएगा? तो आप कहिएगा कि सर ये जो है ना उत्पाद को दर्शाता है, मतलब इधर अभिकारक रहता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और इधर जो होता है ना उत्पाद है। तो इधर से जो ये बना ना, तो इसी को दर्शा रहा है तीर का निशान, की देखो यहाँ से ये चीज बन के यहाँ तैयार हुआ है। ये सारी चीजें आनी चाहिए। मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ, पॉलिटेक्निक का मतलब होता है कि सबसे कम समय में नौकरी ले लेना, और नौकरी लेने के बाद ऐसे करना, ये सब चीज आता है पॉलिटेक्निक में। बट भाई सरकारी कॉलेज मिलेगा तब पॉलिटेक्निक करना। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, H2SO4 क्या है? कमजोर अम्ल, मजबूत अम्ल, क्षार, या फिर लवण। मैं आपको बता दूंगा, याद कर लो, याद कर लो, ये जो है ना एक मजबूत अम्ल है। 24 का क्या याद कीजिएगा? ऑप्शन भी याद कीजिएगा। सब लोग ऑप्शन भी बोलिए तो एक बार, तो आप कहिएगा जी सर ऑप्शन तो भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा जी, पोटेशियम पर मैग्नेट का रंग कैसा होता है? हरा होता है, नीला होता है, गुलाबी होता है, बैंगनी होता है, या फिर सफेद होता है? ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट का रंग बताना है। तो आप बता पाइएगा तो आप कहिएगा जी सर हम तो बता देंगे, क्योंकि पोटेशियम पर मैग्नेट का जो होता है ना रंग, वो गुलाबी और बैंगनी होता है। जी सर मेरे को याद था, मैंने 25 का सी बोल दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला यहाँ पे देखिएगा, अगला आपसे पूछा जाएगा, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O2 होता है, O3 होता है, O4 होता है, या फिर O होता है? तो आपको पता होगा कि हमारे पृथ्वी से यानी कि 30 से 35 किलोमीटर ऊपर जो होता है ना, ओजोन परत होता है, जो हमें पराबैंगनी किरणें यानी यूवी अल्ट्रावायलेंट किरणें से बचाती है, जो सूर्य से निकल करके आता है। तो याद रखिएगा, ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो O3 होता है। और ओजोन में जो होता है ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, यहाँ आप देख सकते हो। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरे भाई हमसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि धातुएं क्या होती है सामान्यतः? उष्मा की खराब संवाहक, भंगुर, तन्यता, या फिर गैर चमकीली। गैर चमकीली का मतलब क्या होता है? चमकीला नहीं, ठीक है। और भंगुर का मतलब क्या होता है? उसको पीटने पर टूट जाए। लेकिन तन्य मतलब तन्यता, यानी कि इसके अंदर तन्यता का गुण होता है, धातु के बीच में तन्यता का गुण होता है। उसे पीट पीट कर लमड़ा लमड़ा के बरका चाके बना दीजिएगा, ठीक है ना, पातर तार बना दीजिएगा, तो वो सब क्या है भाई? वो तन्यता है, ठीक है ना, तन्यता, तन्य कहो। 27 का सी याद कर लो। 28 का क्वेश्चन आया, 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा जी कि सोडियम धातु को किस द्रव में रखा जाता है? जल में, अल्कोहल में, मिट्टी के तेल में, या फिर यहाँ पे ऑप्शन डी है अम्ल में। तो सोडियम जो होता है ना बहुत क्रियाशील होता है, सोडियम हो गया, पोटेशियम होगा, तो ये सब चीज बहुत क्रियाशील धातु होता है, और इन्हें जो होता है ना मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और एक चीज याद रहे चाहे ना रहे, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, और कभी भी आपको अगर मौका मिले सोडियम को देखने का, तो आप उसे जल में नहीं धरिएगा, नहीं तो देख तो लीजिएगा, बट देखने के बाद किसी के कहने लायक नहीं रहिएगा, इतना खराब नक्शा बिगाड़ देगा आपका, ठीक है। तो सोडियम से बच के रहिए, और इसे मिट्टी तेल में अगर आपके पास है तो रख करके रखिएगा, ठीक है। ऐसे तो आपको पास होगा नहीं, लैब में मिलेगा, तो लैब में अगर कभी आपको मौका मिले ना, तो आप ये सब चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा, लकड़ी को जलने से कौन सी प्रतिक्रिया, यानी कि लकड़ी में मतलब कहा जा रहा है कि लकड़ी के जलने में कौन सी प्रक्रिया होती है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, मिश्रण, या फिर विलयन? ये तो सिंपल सी है, रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि देखिए भौतिक परिवर्तन वे है जो एक से दूसरा में ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर दूसरों से जाके पहला में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन रासायनिक का मतलब जो एक बार बदल गया तो बदल गया। जिससे लकड़ी जल जाएगा तो कोयला बन जाएगा। अब कोयला राख बन गया, राख को फिर जला सकते हैं? नहीं। चाहे राख को फिर लकड़ी बना सकते हैं? नहीं। चाहे दूध को फाड़ के हम बना लिए कथी, दूध को फाड़ के छेना बना लिए, छेना को फिर फाड़ करके दूध बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, चाहे दही, दूध से दही बना लिए, अब दही को कितनों रगड़ेंगे तो वो दूध बनेगा? नहीं बनेगा, मट्ठा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है?
चीनी है, हीरा है, स्टील है या फिर पानी है? जवाब दीजिएगा, इसमें मिश्रण बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, निम्न में से कौन एक मिश्रण है? इसका करेक्ट आंसर क्या करना है जी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप रियलिटी में पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हो, पूरे रियल बात बता रहा हूँ, तो अपना नाम, ठीक है, अपना नाम और कहाँ से करते हो ये जगह का नाम हमें जरूर शेयर करो और कमेंट में बताओ, ताकि आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 100 प्लस स्टूडेंट होंगे, तो उनके लिए एक ग्रुप बना दिया जाएगा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसे समझने का भी प्रयास कीजिएगा। तो ये मेरा बात आप लोगों से है, तो आप अगर ये काम करना चाहिएगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो आपको तैयारी कराने वाले बहुत मिल जाएंगे, तैयारी करने वाले बहुत मिल जाएंगे। बट एक चांस यहाँ से देख लेना, अगर आपको सरकारी कॉलेज ना मिले तब मुझे कहना कि सर मेरे को सरकारी कॉलेज नहीं मिला, अब मैं क्या करूं? तब उपाय बताऊंगा कि आपने गलती कहाँ किया और आपने सही कहाँ किया। समझ बात आ रही है? जो चीज होता है ना, मैं खुल के रियलिटी बताता हूँ। मैं किसी से अगर बोल देगा ना कि अरे यार किसी के प्रेशर में होकर के नहीं बोलता है, ये बोलता है वो बोलता है, रियलिटी जो है मैं बताता हूँ। खराब लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो और बहुत बड़ी बात है। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।